स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर के साथ जो हम सब के अंदर गौरव भरती है। और कहीं ना कहीं जो ये पल होते हैं, हर कोई ये चाहता है कि काश उसकी जिंदगी में भी ऐसा ये पल आया होता। तो बात इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड की हो रही है। तो ये देहरादून में चल रही है, जिसमें शामिल है देश और विदेश के कैडेट जो आज के बाद अब सेना के अधिकारी बन जाएंगे। तो देश को आज जहां 325 नए सैन्य अधिकारी मिल रहे हैं, तो वहीं इसी एकेडमी से मित्र देशों के भी 70 कैडेट पास आउट हो रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान के कैडेट शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 50 कैडेट हैं जो आज अधिकारी बन रहे हैं। तो उत्तराखंड के भी 24 जेंटलमैन कैडेट जो पास आउट हुए हैं। वहीं विदेशों की बात करें तो अफगानिस्तान के 41 जेंटलमैन कैडेट हैं, जबकि भूटान के 17 ऐसे कैडेट हैं जो अधिकारी बनकर अपने अपने देशों में सेवा देंगे। तो आईएमए परेड क्योंकि कोरोना काल में हो रही है, तो ऐसे में इसका असर भी देखने को मिला है। कुछ नए नियम इस बार लागू थे। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही अभिभावकों को यहां एंट्री दी गई है। भारती सगलानी जो हमारे साथ लगातार देहरादून से बनी हुई है, एक बार फिर से हम रुक करेंगे। तो भारती, जरा बताइए कि क्या कुछ इस वक्त कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। सेरेमनी के लिए जो है वो जैसा कि हम 325 सैन्य अधिकारी जो है वो अब भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं। तो गर्व का क्षण था प्रीति, और पेरेंट्स के लिए भी वो एक भावुक करने वाला क्षण था। अब सिटी सेरेमनी यहाँ पर होनी है, उसके बाद पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को अधिकारी के रूप में जो है वो देख पाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार और है, और उसके बाद वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और भारती, क्योंकि जो ये कैडेट्स हैं, कड़ी मेहनत इन्होंने की है और बहुत ही कड़ा अनुशासन होता है, जिसके बीच इनको अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। और उसके बाद अभी अलग अलग जगह जाएंगे और अलग अलग देश भी जाएंगे, क्योंकि मित्र देश के कैडेट भी इसमें शामिल होते हैं। जो कैडेट्स हैं वो इसमें शामिल हैं, जेंटलमैन कैडेट, जो कि अपने अपने देश की सेवा करेंगे। और उन्होंने भी भर्ती में हिस्सा लिया। अब थोड़ी ही देर में उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हम भूटान की बात कर लें, वहाँ से जो है वो पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, जब वो अधिकारी यहाँ पर बनने जा रहे हैं अपने देश की वो सेवा करेंगे। तो एक ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक लम्हा जिसका गवाह जो है वो यहाँ पर पेरेंट्स नजर आता है। बिल्कुल। तो ये जो पल होते हैं, भारतीय, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं, गौरवशाली पल तो है ही किसी भी माता पिता के लिए, लेकिन भावुक पल भी है, क्योंकि उनको पता है उनका बेटा अब सेना में अधिकारी बन गया है। तो अब उनके बेटे पर उनसे ज्यादा देश का हक है। और वो तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं भारतीय, जब अपने बेटों के कंधों पर सितारे जड़ते हैं, उनको एक अधिकारी बनता देखते हैं अभिभावक। बिल्कुल प्रीति, हम सही कह रहे हैं। और ऐतिहासिक, जैसा कि हम लगातार वो बात कह ही रहे हैं कि वो देखने को मिलता ही है। और इस बार कोविड काल था, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट था। पहले आईएमए की तरफ से भी ये बात की जा रही थी कि पेरेंट्स को अलाउ किया जाए या ना किया जाए, वो यहाँ पर परेड में शामिल होने के लिए भी, सेरेमनी में शामिल होने के लिए आ सकते हैं या नहीं। इसको लेकर भी जो है तमाम मशक्कत की गई, लेकिन फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे पेरेंट्स, और वो भी सिर्फ दो जन यहाँ पर अलाउड किए गए हैं एक कैडेट के साथ। तो जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही यहाँ पर अलाउड किया गया पेरेंट्स को कि वो इस पीओटी सेरेमनी को देखने के लिए आ सकते हैं। तो वही देखने को मिल रहा है, काफी कम संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जेंटलमैन कैडेट्स के जो पेरेंट्स हैं वो ही सिर्फ जो पॉपुलेशन है वही सिर्फ यहाँ पर आए हुए हैं इस पल का गवाह बनने के लिए। बिल्कुल भारती, क्योंकि आज तो वो दिन है जो हर एक कैडेट याद रखेगा, हर एक माता पिता याद रखेंगे। तो एक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग हुई, कड़ी एक अनुशासन के बीच में यहाँ पर इन लोगों ने ट्रेनिंग ली है। तो इससे पहले ही जश्न भी शुरू हो जाता, लगभग हफ्ते भर पहले कार्यक्रम जो चल रहे थे, थोड़ा उनके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो इस बैच को अब विदाई दी गई, उससे पहले किस किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर हुए। देखिए, जो कार्यक्रम हुए वो 4 तारीख से ही यहाँ पर शुरू हो गए थे। 4 से 12 तारीख तक यहाँ पर ये कार्यक्रम चले हैं। हर दिन अलग अलग यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो का ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया। गाला राउंड यहाँ पर हुआ, परेड हुआ, ड्रिल स्क्वायर परेड यहाँ पर आयोजित की गई। तो हर दिन अलग अलग यहाँ पर
कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए और किस तरीके से कोविड काल में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया जेंटलमैन कैडेट्स को। उन्होंने यहाँ पर इन कार्यक्रमों को देखा, फेयरवेल यहाँ पर दी जाती है जेंटलमैन कैडेट्स को, वो यहाँ पर हुई है। कार्यक्रम थोड़े लिमिटेड भी रखे गए प्रीति, कम प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए। हर बार जो जश्न जो देखने को मिलता है वो उतने कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे, लेकिन हाँ ये जरूर था कि जो परंपरा चली आ रही है वो यहाँ पर जारी रहे, उसका निर्वहन यहाँ पर होता रहे। इस बात को रखते हुए इस बार भी ये पीओपी सेरेमनी यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका। तो वाकई में ये तस्वीरें हैं जो हर युवा के अंदर जोश भरती हैं, हर युवा के अंदर कामयाब होने का जज्बा भरती हैं और उससे बड़ी बात देश प्रेम की भावना को जगाती है। तो सोचिए जरा, जो अभिभावक है जिनके बच्चे आज अधिकारी बन रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा ये पल है। तो ये तस्वीरें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की आप देख रहे हैं, जहां से देश को नए सैन्य अधिकारी आज मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर देहरादून से है, यहां कुंभ 2021 यानी कि अब बस कुछ ही महीनों का भी वक्त नहीं बचा है, जबकि कुंभ शुरू होने जा रहा है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह सक्रिय हैं। सचिवालय में समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है, क्योंकि कोरोना के चलते पहले ही काम में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। तो फिलहाल इस बैठक में मंत्री मदन कौशिक शामिल हैं, बड़े अधिकारी शामिल हैं। तो 11 मार्च को कुंभ का पहला शाही स्नान होना है और कुंभ को लेकर राज्य सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। बैठकों का दौर जारी है और इससे पहले खुद अभी मुख्यमंत्री जहां-जहां ये काम चल रहे हैं कुंभ के, चाहे हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, वहां गए थे और खुद जमीनी हकीकत देखी थी कि क्या काम कागजों पर ही हो रहे हैं या फिर जमीन पर भी हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस आयोजन को किस तरह का रखा जाएगा, क्योंकि कोरोना काल है। तो क्या इसे आमतौर पर जैसे श्रद्धालु यहाँ आते थे उसी तरीके से होगा, या संख्या को सीमित किया जाएगा, या कुछ नए नियम लगाए जाएंगे? दीपांकर हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वो और बेहतर ढंग से जानकारी देंगे। तो दीपांकर, क्या कुछ इस बैठक में इस वक्त चल रहा है, कौन कौन लोग शामिल हैं? बिल्कुल प्रीति, जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री ने बीते हफ्ते दौरा किया था हरिद्वार में कुंभ क्षेत्रों का और वहां पर देखा था कि काम किस तरीके से हो रहे हैं और अब वक्त कम बचा है। हालांकि 11 मार्च को पहला शाही स्नान होना है, शाही स्नान जो कुंभ का होगा, लेकिन पर्व स्नान जो मकर संक्रांति का होगा 14 जनवरी को होना है। तो इस दौरान किस तरह तैयारियों को अब फाइनल रूप दिया जाएगा। हाई पावर कमेटी के मेंबर्स आज की बैठक में मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद है, मंत्री मदन कौशिक मौजूद है जो शहरी विकास मंत्री भी है, हरिद्वार से विधायक भी है, और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कुंभ के आयोजन को सफल बनाने की, और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर। तो आज जो फाइनल अमली जामा इस बात को लेकर रहेगा कि जो पेंडिंग वर्क्स हैं उन पर क्या कंप्लीशन का होना है, कहां पर फंड की और जरूरत है, उसको कैसे कहां पर फंड रिलीज किया जाना अभी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात अभी भी प्रीति ये बनी हुई है कि कोरोना के पिछले 2 दिन में 1500 केस उत्तराखंड में आए हैं। यानी कुंभ का आयोजन तो होगा, वो पारंपरिक तौर पर होगा, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि कोरोना के केस अगर इसी तरह सामने आते रहे तो कुंभ उस लेवल का शायद हो पाए जिस लेवल की उम्मीद की जा रही थी 1 साल पहले कोरोना से पहले। बिल्कुल, और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ा मेला इसे दीपांकर कहते हैं, क्योंकि लोगों की यहाँ पर भीड़ आती है, रैला आता है। और डीजीपी भी कह रहे थे कि 3 स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा शायद दीपांकर की किस लेवल पर कुंभ को करना है, क्योंकि मामले कभी आते हैं कभी घट जाते हैं, तो ये स्थिति अभी बनी रहेगी ओहापोह की। अब बिल्कुल प्रीति, क्योंकि बीते कुछ दिनों में अगर हम देखें तो केसेस कोरोना के कम हुए थे, लेकिन बीते 2 दिनों में 1500 केस राज्य में सामने आए। इसमें देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है ये वहां पर केसेस है। तो सरकार कहीं पर भी कोई रिस्क लेने के मूड में फिलहाल नहीं है कि अगर कुंभ जैसा आयोजन उसमें भीड़ भाड़ होती है तो संत महंत आएंगे, 13 अखाड़ों के अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो उनकी जान वो खतरे में कोई नहीं डाल सकता। तो सरकार के सामने अभी उहापोह की स्थिति है कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो कुंभ जाहिर तौर पर उसका लेवल बहुत डाउन रहेगा, और अगर कोरोना थोड़ा थमता है, वैक्सीन आती है, पर अभी हालत जो दिख रही है ओवरऑल, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के नजरिए से देखें चाहे राज्य सरकार के नजरिए से देखें, कोरोना फिलहाल अभी कंट्रोल में उस तरीके से नहीं है। तो कुंभ का आयोजन बहुत बड़े स्केल पर होगा, फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, और दीपांकर, लेकिन जो निर्माण कार्य होने थे, अस्थायी की बात करें, स्थायी की बात करें, वो डिले हो गए। तो सरकार क्या यहाँ पर जो मैक्सिमम वो कर सकती थी, सामान्य दिन अगर होते जिस तरह से तैयारी थी उसी लेवल पर कर रही है? क्या वो काम पूरे हो जाएंगे उस स्तर पर, क्योंकि समय बहुत कम है?
प्रीति, बीते हफ्ते जब हमने देखा था हरिद्वार में, चाहे वहां पर अस्थायी पुल हो, चाहे घाटों का काम हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का काम हो, वो काम वहां पर लगातार चल रहे हैं। हरिद्वार देहरादून हाईवे का काम हो या हरिद्वार में बड़े पुल हो, फ्लाईओवर्स हो, उस पर वर्क चल रहा है। ये काम सरकार ये मान के चल रही है कि उनके डेडलाइन में कंप्लीट होगा, कोई 30 दिसंबर तक कंप्लीट होगा, कोई 15 जनवरी तक कंप्लीट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस काम के कंप्लीशन के साथ साथ कुंभ किस तरीके का होगा। लेकिन सरकार का फिलहाल यह है कि तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखी जाए और जो मौजूदा हालात रहेंगे उस दिन फैसला लिया जाएगा उन मौजूदा हालात को देखते हुए। चलिए, बिल्कुल। तो दीपांकर, क्या कुछ इस बैठक में तय होता है, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुंभ की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर हरिद्वार से है। यहां बीच सड़क पर एक युवक को बेरहमी से पीट दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में देखा गया है। पुलिस से बेखौफ होकर 3-4 युवक एक युवक पर टूट पड़े हैं और बीच सड़क सरेआम सरेराह उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। और जो वीडियो आपको दिख रहा है, ये रानीपुर मोड़ के पास गोविंदपुरी का है, जिसमें आरोपी युवक लात घूंसा से एक युवक को पीट रहे हैं। इस दौरान एक युवक पत्थर उठाकर भी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। काफी देर तक युवक की पिटाई हुई और इस दौरान ऐसा नहीं कि आसपास कोई नहीं था, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा और काफी देर तक युवक पिटता रहा। तो फिलहाल अभी ये घटना कहां की विशेष तौर पर ये पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन हरिद्वार के किसी इलाके में इस तरह से मारपीट जरूर हुई है। और खबर विकासनगर से हादसे की खबर है, जहां एक कार पेड़ से टकराई और 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दून पांवटा हाईवे पर हरबटपुर के पास देर रात यह हादसा हुआ, जिसमें अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। तब कार में सभी लोग जो सवार थे घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है, जबकि 3 का इलाज चल रहा है। तो कार की स्थिति को देखकर और हालात को देखकर यही लग रहा है कि स्पीड यहां पर इस पूरे हादसे की वजह बनी है। राज्य के पुलिस मुख्यालय में पहली बार राज्य के गृह सचिव नितेश शाह पहुंचेंगे। नए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस के लिए 9 कमेटियां बनाई हैं, जो पुलिस वेलफेयर, प्रमोशन, ट्रांसफर और पुलिस मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इन कमेटियों का लेखा जोखा गृह सचिव नितेश शाह के सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के अलावा पुलिस के अन्य बड़े अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। डीजीपी का कहना है कि कई समितियां ऐसी हैं जिन पर शासन स्तर पर फैसला होना अभी बाकी है, इसलिए नितेश झा को 14 दिसंबर को आमंत्रित किया गया है। तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।